और चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए बड़ी खबर आई मोहन के मिनिस्टर, जैसे कि लगातार हम कह रहे थे, तो मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका। 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली। 6 विधायकों को राज्य मंत्री पद का स्वतंत्र प्रभार दिया गया, तो वहीं 4 विधायकों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था। मोहन कैबिनेट का विस्तार कब होगा? आज मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया। 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। और आपको बता दें कि मालवा अंचल से 7 जो है विधायकों को मंत्री बनाया गया कैबिनेट मंत्री पद की। ग्वालियर चंबल से 4, महाकौशल से अगर देखें तो 4। ये सभी जो तमाम जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए। विंध्य से कैबिनेट मंत्री पद तो नहीं मिला, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य मंत्री का और 2 राज्य मंत्री। मध्य से देखें तो 2 जो है विधायक जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, तो वहीं 3 स्वतंत्र राज्य मंत्री और 1 राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो 1 जो है मिले हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री, और 2 राज्य मंत्री। चलिए, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मंत्री परिषद की शपथ हो गई है और जिस तरह नया मंत्री पद दिखाई दे रहा है, नया जो आप देखिएगा 33 मंत्री शिवराज सरकार में थे, जिसमें 2 चुनाव नहीं लड़े। 31 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें से 12 चुनाव हार गए और 19 मंत्री जीते। इनमें से मोहन यादव मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और 6 फिर से मोहन सरकार में आपको मंत्री दिखाई दे रहे हैं जो आप देख रहे थे, जिसमें तुलसी सिलावट है, विजय शाह है, गोविंद सिंह राजपूत है, विश्वास सारंग है, इंदर सिंह परमार है और प्रद्युम्न सिंह तोमर। और 10 पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली, जिनका जिक्र भी हम कर रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत अलग तरह का ये मंत्री परिषद दिखाई दे रहा है, जिसमें 13 से ज्यादा नए चेहरे दिखाई दे रहा है। पहली बार इनको मौका मिला है नए चेहरे के रूप में। और 12 इसमें ओबीसी है, 4 एससी है, 4 एसटी है और बाकी महिलाएं भी इसमें दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान और जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपको परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही चलना चाहेंगे। शरद जी, जिस बात का इंतजार था, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और आप देख रहे हैं पिछली बार के 6 लोगों को फिर से मौका मिल गया, लेकिन बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। ओवरऑल अब विस्तार के बाद आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, इनके लिए क्या रणनीति पार्टी के पास होगी? क्या गोपाल भार्गव जी के परिवार से किसी को लोकसभा चुनाव या संगठन में कोई महत्वपूर्ण दायित्व देने की बात है? क्योंकि वो 9 बार के विधायक हैं और ढके छुपे शब्दों में ये बात सामने आती रही है कि गोपाल जी अब चाहते हैं कि उनके परिवार से उनके पुत्र को राजनीति में यथा योग्य स्थान मिलना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी अभी उनके साथ उम्र है, तो क्या वो सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो मंत्री हैं, जाहिर तौर पर इनके पुनर्वास का 10 मंत्री छूटे हैं और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं। गोपाल भार्गव, हरदीप सिंह डंग, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सकलेचा, भूपेंद्र सिंह, इनकी अगर बात करें तो निश्चित तौर पर एक पुनर्वास प्लान इन मंत्रियों के लिए होगा। और ठीक कहा आपने कि नए पर जोर रहा है और जो मंत्री बार बार आगे बढ़ते रहे हैं मंत्री पद के साथ, उनसे आग्रह किया गया होगा। और यही वजह थी जिसकी वजह से ये पेज आप कह लीजिए, यह विचार विमर्श का दौर था मंत्रियों के साथ। उनके पुनर्वास, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पुनर्वास प्लान पर बातचीत हुई होगी। और ये एक कारण रहा कि छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा सा डिले हुआ मध्य प्रदेश का कैबिनेट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और लोकसभा क्षेत्रवार समीकरण, इन तमाम की दृष्टि से ये एक संतुलित मंत्रिमंडल है, क्योंकि इसमें वो दिग्गज नेता शामिल हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक काम किया है। खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एक ड्रीम टीम है बीजेपी की। और जिस समन्वय और जिस ताकत से ये टीम काम करेगी, उसका फायदा मध्य प्रदेश को भी होगा, मध्य प्रदेश की जनता को भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। शरद जी, लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे थे
कि कई लोगों को हो सकता है लोकसभा, आप देखिए कुछ पद रिक्त भी हो गए। रिक्त इसलिए क्योंकि जो सांसद थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, वो विधायक बन गए, तो जो रिक्त पद हुए होंगे कुछ लोगों को वहां भी एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए महत्वपूर्ण बात है। लेकिन भूपेंद्र सिंह क्या जबलपुर लोकसभा सीट जाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है वहां से भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी सरप्राइज फैक्टर होगा और जबलपुर सीट पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि यहाँ के समीकरण बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। ऐसा प्रेडिक्शन राजनीतिक पर्यवेक्षक और राजनीतिक पंडित करने वाले हैं और एक सरप्राइज चेहरा जबलपुर लोकसभा सीट से सामने आ सकता है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर चौंका सकता है। खैर, ये सब तो भविष्य के गर्भ में और अनुमान की बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्वास पैकेज होगा क्या, जो नेता ये चाहते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि आपके परिवार से एक ही व्यक्ति सक्रिय राजनीति में और खासतौर से चुनावी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। ये बात बहुत साफ कर दी गई थी। तो इसमें वो नेता जो ये चाहते हैं कि वो राजनीति से हटें और उनकी जगह उनके परिवार से यथा योग्य जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको समुचित मौका मिले, तो एक प्लान तो ये हो सकता है जी। प्रभुराम चौधरी और बृजेंद्र प्रताप सिंह जैसे जो चेहरे हैं उनको संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। कुछ इसमें से जो पूर्व मंत्री हैं जिनको स्थान नहीं मिला, ये निगम मंडल या प्राधिकरण में स्थान बना सकते हैं। तो समायोजन का एक पूरा प्लान है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर एक एक इंच चर्चा हो चुकी है और उस पर सबकी सहमति पहले ही ली जा चुकी है। जी 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 जी, जैसे कि आप सर जिक्र कर रहे थे कि क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, वही हम बताना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में जो क्षेत्रीय संतुलन है उस पर फोकस किया गया। मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ का दबदबा देखा गया है। जी हाँ, मालवा निमाड़ से 7 विधायकों को मौका दिया गया है। मध्य क्षेत्र से 6 विधायक मंत्री बन चुके हैं। वहीं ग्वालियर चंबल की बात करें, महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें तो 4 नाम सामने आए जो कि मंत्री बन गए। विंध्य क्षेत्र से जरूर कम लोगों को मौका मिला है, 3 विधायकों को ही मंत्री पद का मौका मिला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कह रहे हैं ललित कि आप देखिए अलग अलग तरह से यदि हम जोन बार भी देख लें या क्षेत्रवार देख लें तो मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ का दबदबा बिल्कुल रहा है। मालवा निमाड़ से 7 विधायकों को मौका मिला है। मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 6 विधायक यहां से मंत्री बने हैं। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड से 4 मंत्री बने हैं और विंध्य क्षेत्र से 3 विधायक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो एक बार फिर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सभी मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, वापिस आपकी तरफ आ रहा हूं और आपसे ये समझना चाहूंगा, क्षेत्र बार भी हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मौका मालवा को मिला है। उसके बाद देखते हैं 6 मंत्री मध्य से बने हैं और महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल से 4 स्थान दिखाई दे रहे हैं। शरद जी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कैलाश जी के नेतृत्व में मालवा निमाड़ में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया इस चुनाव में और मध्य प्रदेश में सरकार वही बनाता है जो मालवा निमाड़ में अच्छा प्रदर्शन करता है। इस बार ये माना जा रहा था, एक तो कांग्रेस के लिए बड़ी आदर्श स्थितियां निमाड़ में मानी गई थी। मालवा तो बीजेपी का भरोसेमंद साथी हमेशा से रहा है, लेकिन ये माना गया था कि निमाड़ में इस बार कांग्रेस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करके बीजेपी को चौंकाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। और यही वजह है कि 163 का प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। बाकी रीजन्स में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मालवा निमाड़ में रहा। और कैलाश जी से जब हमारी बात हुई थी चुनाव के पहले जी, तो जब ये बातें चल रही थी कि क्या बीजेपी सरकार में आएगी, तो कैलाश जी ने एक बात बड़ी जोशो खरोश से कही थी कि शरद जी, मालवा निमाड़ में सबसे ज़्यादा हम आपको सीटें बीजेपी के लिए लाकर दिखाएंगे, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर पर कैलाश जी खुद मालवा निमाड़ और मालवा निमाड़ का मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा दबदबा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी जो उभरे हैं वो मालवा निमाड़ से ही आए हैं। जी जी बिल्कुल। ललित, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़े और साथ ही देवदत्त दुबे जी जुड़े। जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय नागड़ा जी, चलिए लेकिन जी, सूरज कुछ लेकर आ रहे हैं। सूरज के साथ कोई जुड़ा है, पहले सूरज के पास चलते, वापस लौट रहे मेहमानों की तरफ। सूरज आगे बढ़ाएंगे और नए संकल्प के साथ में 2047 के भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका तय करने वाला मध्य प्रदेश। फिर से हमने देखा मालवा का दबदबा रहा है, कई मंत्री बनाए गए और ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निर्णय हुए। बिल्कुल राजनीतिक
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे इस वक्त राजभवन से विधायक जो मंत्री बन गए उनके निकलने का सिलसिला जारी। इंदर सिंह परमार थे, वो कह रहे थे विकास की एक नई रफ्तार हम पकड़ने वाले। अब देखिए ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त सीधी राजभवन से मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखाई दे रही। जी सूरज, एक बार फिर से बुंदेलखंड की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। खासतौर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इंक्लूड छिंदवाड़ा। जी, आपको नहीं लगता नए चेहरों को भी शामिल किया गया? नहीं, मतलब बिल्कुल नए चेहरों को शामिल भी किया गया है। बहुत वरिष्ठ चेहरे भी हैं, आप देख रहे होंगे, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके वो भी है। सब मिलजुल कर, किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं है, एक दूसरे का सम्मान देते हुए हम लोग टीम भावना से काम करेंगे। सर, इस बार हमने देखा कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आपके साथ विधानसभा में शामिल। क्या कहेंगे? सागर जिले से आपको मौका दिया है। देखिए, अच्छी बात है, केंद्रीय मंत्री भी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको आज हम लोगों के साथ मंत्री पद की शपथ दी गई, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक टीम भावना से काम करेंगे और जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य पूरा करेंगे। बुंदेलखंड की बात करें तो चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, जयंत बलिया जैसे मंत्रियों को विश्राम दिया, तो समन्वय के साथ काम करना होगा। गोपाल भार्गव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र हैं और हमारे साथ हम लोगों ने काम किया है। मलैया जी बहुत सीनियर है, सबको लेकर हम लोग चलेंगे। हम लोगों में बहुत अच्छा तालमेल है, सबको साथ लेकर हम लोग काम करेंगे। तो बिल्कुल सबको साथ लेकर काम किया जाएगा, ये कहना है खासतौर से गोविंद सिंह राजपूत जो बुंदेलखंड से मंत्री बनाए गए हैं। सूरज निगाह बनाए रखिएगा, कोई और मंत्री हो तो जरूर बात कराइएगा। और इस समय गोविंद राजपूत ये कह रहे थे कि सभी के तालमेल के साथ हम बढ़ेंगे और अच्छा मौका है। कई सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, जिनका वो जिक्र कर रहे थे, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ललित, तो देखिए अब राजभवन से धीरे धीरे इनका निकलना शुरू हो गया है जो मंत्री। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जय नागरा जी। जय नागरा जी, क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल संतुलित ये मंत्रिमंडल है? हम देख रहे हैं मालवा निमाड़ से कुछ ज्यादा लोग। एक मिनट पहले सुन लेते हैं कृष्णा गौर क्या कह रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी और साथ ही साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने मेरी क्षमताओं को देखकर आज मुझे अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को स्थान मिला है, क्या कहेंगे? महिला शक्तिकरण सबसे बड़ा उदाहरण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन में हमेशा महिला सशक्तिकरण का भाव रहा है और मुझे लगता है कि 6 महिलाओं का मंत्रिमंडल में शामिल होना ये निश्चित रूप से इसका परिचायक है। बिल्कुल, महिला को शामिल करना कहीं ना कहीं सरकार के महिला शक्तिकरण का उदाहरण है और अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं को शामिल किया, चाहे निर्मला भूरिया हो, प्रतिमा बागरी हो। इसके अलावा खासतौर से हम देखें धीरे धीरे निकल चेतन कश्यप नजर आ रहे हैं, रतलाम से विधायक हैं और आज उन्हें मंत्री बनाया गया है। लंबे समय से इंतजार था, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आज मौका मिला है। जो दायित्व दिया है हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व मध्य प्रदेश में हमारे मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सर, रतलाम क्या औद्योगिक क्षेत्र है, आप वहां से मंत्री बनने आने वाले समय में क्या प्रमुखताएं रहेंगी? उसका पूरा प्लान तैयार है और निश्चित सूरज पूछिएगा, खुद भी उद्योगपति है। धन्यवाद देता हूँ। और ये पहले ऐसे मंत्री है जो पैसा नहीं लेते, मतलब अपना वेतन भत्ता सब छोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया है, हम मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बनाने का। उद्योगपति हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या करेंगे ताकि इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आए? हम जो औद्योगिक पार्क रतलाम के पास में बन रहा है, ऐसे 8 पार्कों की योजना है, उसे जल्द हम लागू करवा करके और युवाओं के रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में पैदा करेंगे। देखिए, ये युवाओं का विधायक खासकर विजन है कि कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। ऐसे में रतलाम में इंडस्ट्री पार्क विकसित करके कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। लखन पटेल नजर आ रहे हैं आपको, जबेरा से विधायक हैं। पिछली बार चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे, इस बार खासतौर से उन्हें मौका मिला है और पार्टी ने जो छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है, उस पर निष्ठा और ईमानदारी से काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना, समय में बनाना और क्षेत्र का विकास करना। देखिए, ऐसा है, ये पूरा जो मंत्रिमंडल है पुराने और नए का संगम है।
नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़े लोगों को, पुराने लोगों का अनुभव हम लोग को लाभ, नए लोगों को लाभ मिलेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। समन्वय बनाया है वरिष्ठों के साथ और युवाओं के साथ, और यही कहना है लखन पटेल का, जबेरा से विधायक है, दमोह की विधानसभा है, और धीरे धीरे ऐसे ही काम करेंगे, युवाओं का साथ भी मिलेगा और वरिष्ठों का समन्वय के साथ वो धीरे धीरे काम करते नजर आएंगे। लखन पटेल से बात कर रहे थे, पथरिया से चुनाव जीते और इन्होंने चुनाव में पहले भी विधायक रहे, अब इनको मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना। देवदत्त जी और जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नागड़ा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, और खासकर मैं निमाड़ की बात ही कर लेता हूं, हम निमाड़ से आते हैं। आपसे सवाल था, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, निमाड़ में भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है इस पर फोकस, पर मालवा को ज्यादा फोकस किया गया। निश्चित रूप से निवाड़ से जैसी उम्मीद की जा रही थी कि बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस जी एक सशक्त महिला नेत्री होने के नाते उनकी संभावना थी, और लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। विजय शाह जी को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अंततः वो मंत्री बनाए गए। एक आदिवासी चेहरा है, मध्य प्रदेश का प्रमुख आदिवासी चेहरा है। ये बात सही है कि मालवा को जितना महत्व मिला है, एक मुझे लगता है कि इस पूरे मंत्रिमंडल में देखें तो बड़ा सवाल ये था कि कैलाश जी और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को किस तरह से तैयार किया जाएगा। क्या वो डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे? देखिए, पार्टी की एक बड़ी सफलता ये है कि इन बड़े नेताओं को भी उन्होंने इस टीम के लिए तैयार किया, और उसके साथ तो ये एक अनुभवी टीम है। उसके साथ उन्होंने नई टीम को भी तैयार किया, जो पहली बार के विधायक में लगे हुए हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे नए चेहरों को भी शामिल किया है। और निश्चित रूप से जैसा शरद जी कह रहे थे कि अभी निगम और मंडलों की और भी कोई जवाबदारियां हैं जिसपे काफी लोगों का समायोजन संभव है। और इस समय मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने वही है लोकसभा चुनाव। और आप देखें कि जितने मंत्रियों से अभी जो बात हुई है, सबका एक ही टारगेट है कि 29 सीटें, और पार्टी को जितने मंत्री हैं उनको सारी बड़ी चुनौती यही दी गई है कि कैसे अब आप लोकसभा चुनाव पे फोकस करें और तब तक कैसे पार्टी को मजबूत हो सके, इस पर पार्टी का पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन बड़े नेताओं के साथ में मोहन जी भी कंफर्टेबल रहे और मोहन जी के साथ ये कंफर्टेबल रहे, ये संतुलन साधना एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि संतुलन साधना बड़ी बात है, क्योंकि मोहन कैबिनेट में है तो मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, तो ये खास ध्यान रखा। और देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है, जैसे कि जय नागड़ा साहब भी कह रहे हैं कि ये सब चीजें ध्यान में रखिए कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको वो कम से कम वो अपने अनुभव का लाभ दे सके मुख्यमंत्री को। क्या इस तरह की सब बातें आपको नजर आ रही हैं, या फिर लग रहा है कि कहीं कहीं जैसे विंध्य क्षेत्र हमने देखा वहां से बहुत कम मंत्री सामने आए? देखिए, पार्टी हर तरह की रणनीति बनाती है हम, और आप देख रहे हैं कि लगातार उन्होंने जिस तरह से टिकट वितरण में केंद्रीय नेताओं को 7 सांसदों 3 केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा का छोड़ के इधर विधानसभा का चुनाव लड़ाया, और उसमें से आज अधिकांश को मंत्री भी बना दिया। तो अब जब लोकसभा जब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व की बात आएगी, जैसा भी शरद जी भी इशारा कर रहे थे, तो जो जिनके लिए हम आश्चर्य कर रहे हैं कि ये नाम क्यों छूट गए, कि लगातार 9 बार जीते गोपाल भार्गव छूट गए, भूपेंद्र सिंह छूट गए, जो पहले भी लोकसभा सदस्य रहे हैं। तो हो सकता है ये लोकसभा लड़ाने की उनकी रणनीति हो। क्षेत्र का संतुलन और जातीय संतुलन, बहुत सारी चीज़ें, चूंकि 163 विधायक जीत के आए, जिसमें दिग्गज नेता दिल्ली से आ गए थे प्रदेश में, इस कारण मंत्रिमंडल के गठन करने में भारी कसरत पार्टी को करनी पड़ी। और अभी भी जो रह गए, जिनको लग रहा है, जनता को लग रहा है, मीडिया को लग रहा है कि कुछ नाम जो होना चाहिए थे चेहरे नहीं है, हो सकता है उनके लिए कोई और भूमिका उन्होंने तय की। बुंदेलखंड का बड़ा जिक्र है। देखिए, बिंद की बात कर रहे थे ललित, शरद जी से भी मैं समझना चाहूंगा खासकर बुंदेलखंड को, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, बुंदेलखंड की राजनीति थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है। नए लोगों को ज्यादा मौका मिल गया है, और गोविंद सिंह राजपूत की बात करें या हम बाकी नए चेहरों की बात करें, कैसा देखेंगे, कैसा तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, बुंदेलखंड एक समय बुलंदी पे था, 3 केंद्रीय मंत्री थे वहाँ, 2 केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश सरकार में 4 मंत्री थे। लेकिन अभी जो घटनाक्रम जितना हुआ, उससे प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर चले गए बुंदेलखंड से, तो अब बुंदेलखंड में जो मंत्री थे, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विजेंद्र,
सिंह पन्ना से, वो इस बार मंत्री नहीं बने और नए मंत्री। चलिए तस्वीरें इस वक्त सीधी दिख रही है, आप देखिएगा। विश्वास सारंग का लोग स्वागत कर रहे हैं। एक युवा नेता, चमकता हुआ चेहरा भोपाल का, नरेला से विधायक हैं। और ये देखिए सीधी बात इस वक्त हमारे सहयोगी वहां दिखाई दे रहे हैं, माइक उन तक पहुंच रहा है, क्या कहते हैं वो भी हम सुन लेंगे। लेकिन दोनों हाथ उठाकर विश्वास सारंग कमल का फूल खिलाते नजर आ रहे हैं। नरेला से खास तौर से एक बार फिर पार्टी ने भरोसा दिलाया है और मंत्री बनाया। शपथ ग्रहण के बाद परिवार के साथ बाहर निकले, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया। क्या कहेंगे भैया, पार्टी ने एक बार फिर से? बहुत खुश है इस वक्त विश्वास सारंग। कार्यकर्ताओं का अभिवादन ही किया जा रहा है कि किस तरीके से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजभवन के बाहर से, जहां हमारे सहयोगी सूरज बने हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मंत्री वहां से दिखाई दे सबसे पहले वो बंसल न्यूज पर नजर आए। हम लोग का काम भी ये होता है, इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि आप क्या कह रहे हैं मंत्री, क्या उनके मन में चल रहा है मंत्री बनने के बाद वो तस्वीरें। जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो जिस तरह से समन्वय वो भविष्य की योजना के अनुसार भी पार्टी काम करती, तात्कालिक नहीं रहता है, उसमें उनकी रणनीति रहती कि आज इसको यहाँ किया जा रहा है, फिर तो कल उसकी जगह किसको किया जाएगा, ये सब रणनीति होगी। क्योंकि पार्टी को अभी 29 लोकसभा जीतने का टारगेट लेकर वो काम कर रही है। ऐसे में जो चेहरे आज छूट गए हैं उनको भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी देने की भी उनकी योजना में होगा और ये हम आगे आने वाले समय देखेंगे। और इधर जो प्रदेश में है, जो दिग्गज केंद्रीय मंत्री जो रहे उनको कैबिनेट मंत्री में स्थान दिया है, तो एक तरह से जो अनुभवी जैसे शिवराज सिंह चौहान बाहर हो गए तो मोहन यादव को भी सपोर्ट मिलेगा, इन सब के अनुभव का लाभ मिलेगा। सदन के अंदर हम देख ही रहे हैं कि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हो गया और पार्टी जिनका उपयोग जैसा चाहेगी वो आगे करेगी, किसी को वो खाली हाथ नहीं बैठने देगी। क्योंकि पार्टी। चलिए प्रतिभा बागड़ी क्या कह रही है? धन्यवाद दे रही हूँ आपको। जी क्या कहेंगे, एक जिम्मेदारी दी है महिला होने के नाते, खासतौर से विंध्य क्षेत्र से आपको मंत्री बनाया गया है, क्या काम रहेंगे जो प्रमुखता से आप लोग करेंगे? बिल्कुल, जो जवाबदारी दी जाएगी उस जवाबदारी का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। देखिए अभी भी आपके वही जवाब है कि जो पार्टी जिम्मेदारी की निष्ठा के साथ, कुछ अपना विजन, आपका विजन हम लोग रखेंगे ना, उसको जरूर कैबिनेट में रखेंगे। हम लोग अपने विजन्स को रखेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो बिल्कुल महिला विधायक है, मंत्री बनी है, चीजें बदल गई है। अब वो कह रही कि कैबिनेट में हम अपनी बातों को रखेंगे। जैसा सूरज जब बात कर रहे थे तो इससे पहले प्रतिभा बागड़ी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे अभी खबर नहीं है कुछ। जी, और बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर यह है कि मोहन मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरे, जिसमें से 10 पुराने चेहरों को जगह मिली है। जी हाँ, मोहन मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरे हैं, उनमें से 10 पुराने चेहरों को जगह मिली है। और अगर बात करें 10 में से भी जो 6 चेहरे हैं वो पिछली सरकार के, जी हाँ, शिवराज सरकार के पिछली सरकार के 6 चेहरे हैं। और जो बाकी के जो 4 चेहरे हैं आपको बता दें वो जो पुराने में से हैं, उनमें से जो 4 चेहरे हैं वो इससे पहले के मंत्रिमंडल में थे। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, राकेश सिंह जी की बात कर लें, तो देखिए 10 जो है वो पुराने चेहरे जिनको जगह मिली है, उनमें से भी 6 पिछली सरकार में मिनिस्टर थे और 18 नए चेहरे। संपत्तिया उइके क्या कह रही सुन लेते। संपत्तिया उइके हैं, मंडला से चुनाव जीती। क्या कहेंगे, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है? तो सबसे पहले तो मैं पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को साधारण परिवार से उठा करके आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे। भाई 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 हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार जनजातीय क्षेत्र में काम कर रही है और एक बार आपको फिर से प्रतिनिधित्व दिया है। जी जी, मानते हैं जनजातीय वर्ग के लिए पार्टी का विशेष ध्यान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनजातीय क्षेत्र में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई 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 जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों को लेकर बोल रही थी ललित की हम सभी क्षेत्रों पर ध्यान रखेंगे। लेकिन जी बिल्कुल, शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी देखिए 18 नए चेहरे, उनमें से 10 तो पुराने चेहरों को जगह मिली, उनमें से भी 6 तो पिछली सरकार में शिवराज सरकार में थे और उससे पुराने वाले सरकार में भी बाकी के 4 थे। क्या कुछ कहेंगे सर? जी जी देखिए, एक बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि मनोज भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जो नेता छूटे हैं, जैसे कई नाम तो जो चुनकर आए हैं, रीति पाठक एक ऐसा ही नाम थी जिनकी बड़ी चर्चा थी, और भी कई नाम हैं जिनकी प्रदीप लारिया थे, शैलेंद्र जैन थे, ये ऐसे नाम थे कि बुंदेलखंड से बड़ी इनकी चर्चा थी। लेकिन मुझे लगता है कि
सबसे पहले हम बड़े नेताओं की बात करें, जैसे एक प्रश्न ये भी होगा कि अब समन्वय कैसे बैठेगा। जी जी। बुंदेलखंड में असल में हमारी दृष्टि, हमारी सोच मंत्री पद को बहुत बड़ा मानती है जी। और बीजेपी में ये भावना नहीं है। बीजेपी इस तरह से नहीं सोचती है। ऐसा बीजेपी के एक टॉप लीडर ने, जब मैं उनसे यही सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा आप पत्रकार हैं, आपकी दृष्टि में मुख्यमंत्री और मंत्री पद बहुत बड़ा होता है, हमारी दृष्टि में नहीं होता। वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता अगर इस कैबिनेट में छूटते हैं, हम उस संतुलन को उनकी योग्यता के अनुसार ऐसा निर्धारित करेंगे कि वो संतुलन बना रहेगा। उनकी योग्यता, जैसे राजेंद्र शुक्ल जी बीते 5 साल मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका दबदबा मंत्री से कम नहीं था। और ये भूपेंद्र सिंह जी को हो सकता है संगठन में कोई ऐसा दायित्व देकर, और जिस तरह अभी मैं देख रहा हूं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को संभागों के प्रभार का दायित्व दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इन बड़े नेताओं को संभाग समन्वयक या ऐसी कोई दायित्व दिया जाएगा जिसके जरिए वो संबंधित कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे और अपने क्षेत्र के लिए मंत्री जैसी भूमिका में ही रहेंगे। तो ये बीजेपी है, बीजेपी नवाचारी प्रयोग करती है। और रही बात संतुलन की, तो देखिए संतुलन इस कैबिनेट में जबरदस्त है। जैसा जय नागड़ा जी भी कह रहे थे कि यहाँ सीखने के लिए इतना कुछ है। 3-4 मंत्री तो ऐसे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया हैं कैबिनेट की, जिनके पास केंद्र का भी अनुभव है और राज्य का भी अनुभव है। खासतौर से मैं बात करूंगा प्रहलाद पटेल जी की और कैलाश विजयवर्गीय जी की। राकेश सिंह जी मुख्य सचेतक रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पूरी भाषा संगठन की है। तो ये बड़ा एक अलग तरह का कैबिनेट है। आप कल्पना कर सकते हैं जब इस कैबिनेट की बैठक होगी तो किस तरह का दृश्य होगा। मुख्यमंत्री कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो तमाम विषयों पे जानकारी रखते हैं और उनको तुरंत परामर्श देंगे और केंद्रीय योजनाओं में केंद्र से भी काम करा लेंगे, क्योंकि वहां भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है और कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ उन्होंने काम किया। तो मध्य प्रदेश के लिए ये मैं बहुत उम्मीद से देखता हूं इस कैबिनेट को, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छा ये कैबिनेट अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। बिल्कुल। और शरद जी, जैसे कि आप बातचीत कर ही रहे हैं और उसी वक्त हम ब्रेक में ये बात कर भी रहे थे। तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त खड़े हैं, बात कर रहे हैं राकेश सिंह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार। सोनू उनको आने दो, आ जान दो उनको, आ जान। सर क्या कहेंगे, पार्टी ने पहले लोग आ जाइए। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। हम सबकी ये कोशिश होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासवादी सोच के अनुसार मध्य प्रदेश को माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और जनहित और जन कल्याण की योजनाएं सभी पात्र लोगों तक पहुंचें जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन 4 जातियों का उल्लेख किया है, उन जातियों तक ये योजनाएं पहुंचें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो महसूस कर सकें और सब मिलकर एक नए और विकसित मध्य प्रदेश के दिशा में आगे बढ़ें। ये हम सबका प्रयास होगा। प्रदेश के लोकसभा सचेतक भी रहे, कितना जो अनुभव का लाभ है वो मध्य प्रदेश में मिलेगा जब आप काम करेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से लंबे समय से काम करते करते जो कुछ भी छोटा मोटा अनुभव मेरे पास में है वो स्वाभाविक रूप से मेरे काम में ही आएगा। और हमारी कोशिश होगी कि अगर नेतृत्व ने भरोसा किया है तो उस भरोसे पर खरा हम मिलजुल कर उतरें। जो पार्टी ने भरोसा जताया है उस पर मिलजुल कर खरा उतरेंगे और जो उनका लोकसभा का अनुभव रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो काम किया मिलेगा, बेहतर करेंगे मध्य प्रदेश के लिए। और एक बड़ा अनुभव, शरद जी भी उसी बात को कह रहे थे। देवदत्त जी, ये जो बात दिखाई दे रही, देखिए चुनौती भी है और तमाम तरह की चीजों के बीच में समन्वय की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका तरफ मैंने भी आपसे पहले ये सवाल किया था। क्या आपको लग रहा है कि वरिष्ठ नेताओं का सहयोग, खासकर कैलाश विजयवर्गीय जी, जैसा हमने देखा, सर जी कह रहे थे, मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार रहा करती थी तब भी वो एक बड़ा बजट जुटाने में कामयाब हो गए थे, और अब तो कैबिनेट मंत्री है यहाँ और एक अलग तरह से जिम्मेदारी भी मिला। इसके बाद प्रहलाद
जी को हम देख रहे हैं, राकेश सिंह जी को देख रहे हैं, मतलब केंद्र का भरपूर लाभ इस समय मध्य प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल, न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी प्रदेश में भाजपा सरकार की दक्षता बढ़ाने का काम किया है कि जो अनुभव का जो केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में है, तो उधर से जो अधिकतम योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सकता है। तो ये अनुभवी नेता हैं जो दिल्ली में लगातार रहे हैं, वहाँ जानते हैं कि कैसे काम कराया जाता है, तो प्रदेश के लिए लाभकारी होगा। राकेश सिंह सचेतक रहे हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, और कितने राज्यों में उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक समन्वय जो बनाया उन्होंने कि केंद्र से एक मजबूत टीम भेजी है, और मुझे फिर लग रहा है कि भविष्य में जो नए चेहरे जो ये रिक्त हुए हैं जो लोकसभा के, उनके लिए जो नए चेहरे जिनको अभी रिटायर्ड यहाँ किया गया है उनको वहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी जानती है कि हमने इस समन्वय में, इस मंत्रिमंडल के गठन में कितने अच्छे लोगों को पीछे छोड़ दिया है जिनको होना चाहिए था मंत्रिमंडल में, वो मंत्रिमंडल में नहीं स्थान पा पाए हैं। तो मुझे लगता है कि आगामी जो रणनीति होगी, पार्टी क्या है 2 कदम पीछे चल के 4 कदम आगे बढ़ती है, इस रणनीति पर काम करती है। तो दिखेगा भविष्य में कि आज जो लोग सोच रहे होंगे कि उनके जो नेता हैं वो अभी रह गए हैं, तो भविष्य में उनके लिए भी काम देगी, क्योंकि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबको काम देने में, कार्यकर्ताओं को किस तरह से, किसकी उपयोगिता कब कहाँ है, तो राज्य का उपयोग केंद्र में और केंद्र का उपयोग राज्य में, एक समन्वय की रणनीति और एक नया नेतृत्व करने की कोशिश, और लोकसभा बार जो समीकरण साधे हैं वो भी हम सब आप देख रहे हैं कि चलिए प्रहलाद पटेल दिख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, सीधे दिखाई दे रहे हैं प्रहलाद पटेल, आप देखिएगा। और हमारी सहयोगी भी जब बात करेगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जी, आप अपनी बात कीजिएगा। बिल्कुल, तो जैसे प्रहलाद पटेल को आप दिखा रहे हैं, तो अभी वो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी बार वो लोकसभा लड़े हैं, कभी सिवनी से, बालाघाट से, दमोह से। तो अब उनका जो अनुभव है आधे मध्य प्रदेश का है, तो उनको अब यहाँ मंत्री बना के जो विभाग देंगे तो उसका वो उपयोग करेंगे वहाँ पर। और बाकी जिन लोगों को छूट गए हैं उनके लिए भी कोई ना कोई उपयोगिता रखेंगे, क्योंकि लोकसभा भी अभी पार्टी के मिशन पर है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जहाँ जहाँ बड़े नेता थे, जैसे खजुराहो लोकसभा से एक भी मंत्री महत्वपूर्ण नहीं बना पाया, तो वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा स्वयं हैं। ऐसे उन्होंने समीकरण साधने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आगामी दिनों और भी एक समन्वय का रूप पार्टी दिखाएगी, जिससे कि वो सभी 29 लोकसभा सीटें जीत सके। बिल्कुल। और शरद जी देखिए कि ये कह रहे हैं कि किस तरह से समन्वय अब दिखाया जाएगा, पार्टी की तरफ से तो हमेशा दिखाया जाता है, लेकिन हम जैसे कि आप भी चर्चा कर रहे थे, हम भी चर्चा कर रहे थे ब्रेक में कि किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। अब जो बड़ा मिनिस्टर पद है वो किसको दिया जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास अमूमन ये देखा गया कि बड़ा मिनिस्टर पद आता है, लेकिन उनके जो नीचे हैं, अगर हमको कहें दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं, कैलाश जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, तो होम मिनिस्टर का पद हो या फिर और दूसरे तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री के पद होंगे वो किसके पास जाएंगे। और अब जैसे कि आप कह रहे थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करना ये भी एक चुनौती होगी, लेकिन चुनौती जी शरद जी देखिए, चुनौती मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी बिना होमवर्क के आगे बढ़ रही है। सारी चीजें पहले तय हो चुकी हैं। बने रहिएगा, इस समय प्रहलाद पटेल सीधे जुड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल क्या कह रहे हैं? कि जनता को जरूर मिलेगा। नियति अपना काम करती है। मैं जिनको सार्वजनिक जीवन में सबसे आदरणीय नेता मानता था, श्रद्धेय अटल जी की आज जन्म जयंती है। मोदी सरकार ने आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में घोषित भी किया हुआ है। मैंने उनसे जो सीखा वो सदन के भीतर कैसे मर्यादित रहना और बाहर हम आम आदमी के लिए न्याय कैसे दे सके, और इसलिए उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस माना जाता है। हमारी नीतियां स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी भारत की सरकार हो, गरीब कल्याण के लिए काम करना है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है, युवा और किसान, ये 4 जातियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से। चूंकि ये संभावना वाला राज्य है और हम जिस भौगोलिक परिस्थिति में हैं, तो हम सर्वोच्च ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश के राज्यों में नंबर 1 के स्थान पर हो, इसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि जो काम करना है, पोर्टफोलियो का हालांकि अभी वितरण नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कामकाज की अगर बात करी जाए तो प्राथमिकताएं किस हिसाब से आपकी रहेगी? नहीं, प्राथमिकताएं सामूहिक होंगी, और जो मैंने आपको कहा कि 4 ही पैरामीटर्स हैं जो भारत सरकार ने तय किए, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा और किसान। इसके आधार पर हम अपने संसाधनों की दृष्टि से काम करेंगे। तो
ये हमारे साथ जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्होंने यही कहा कि 4 प्राथमिकताएं मध्य प्रदेश को विकास के नए पायदान पर लेके जाना है और जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका निर्वहन पूरी कृत संकल्पित होकर किया जाएगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। बिल्कुल, चलिए देखिए अब एक एक करके। शिवराज सरकार में मंत्री थे जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी पहले मंत्री रहे हैं और अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चलिए, बड़ी बात यह है कि 10 मंत्रियों की छुट्टी हुई है और 6 पूर्व मंत्रियों को मोहन कैबिनेट में जगह मिली। देखिए, शिवराज सरकार के जो 10 मंत्री है उनकी छुट्टी हो गई है, उनको जगह नहीं मिल पाई और वहीं 6 पूर्व मंत्री जो है मोहन कैबिनेट में उनको मौका मिला, यानी कि जो 6 पूर्व मंत्री उनको मौका मिला है। 19 मंत्री एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचे जीतकर। आपको बता दें, मोहन यादव भी शिवराज सरकार में मंत्री थे, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मंत्री थे, तो मोहन यादव मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों ही उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं 6 मंत्रियों को जिनको जगह मिल पाई है, शिवराज सरकार में भी थे। बिल्कुल, और शरद जी लगातार बने हुए हमारे साथ, हमारे सभी मेहमान बने हैं। शरद द्विवेदी जी हैं हमारे न्यूज हेड, साथ ही जय नागड़ा साहब है और देवदत्त दुबे जी स्टूडियो में मौजूद है। शरद जी, ये बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि चुनौती इस बात को लेकर भी होगी, लेकिन आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी पहले से तमाम तरह की चीजें तय कर लेती है, फिर भी बड़े जो विभाग हैं क्या इन लोगों को मिलेंगे और उसके साथ ही एक बड़ा अवसर भी होगा मध्य प्रदेश के लिए जब ऐसे चेहरे मंत्री बनेंगे और वो बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। देखिए, ये 24 सीनियर मिनिस्टर्स जो बने हैं, कैलाश जी, प्रहलाद जी, राकेश जी, निश्चित तौर पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स होंगे वो लाइकली है कि इन 3 मंत्रियों को और इनकी चॉइस के अनुरूप, कि जैसा कैलाश जी का काम हमने पीडब्ल्यूडी में भी देखा है, इसके अलावा अधोसंरचना निर्माण की बात करें, नगरीय प्रशासन, खुद भी वो महापौर रहे हैं और इसके अलावा उद्योग मंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। और इसी तरह राकेश जी एक बहुत अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, तो क्या ये गृह मंत्रालय हो सकता है, क्या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट हो, सिंचाई जल संसाधन हो सकता है। प्रहलाद जी की बात करें तो किस तरह से वो एक नवाचारी प्रयोग वाले कैबिनेट केंद्र में जब वो राज्य मंत्री रहे तो उनको हमने देखा है, तो क्या परिवहन वो का जिम्मा संभालेंगे, परिवहन के साथ राजस्व, रेवेन्यू, तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है इस पर अच्छी डिस्कशन हो चुका होगा केंद्र में मंत्रियों के साथ, संबंधित संगठन के पदाधिकारियों के साथ। और ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये अब एक ऐसा ये एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें बहुत खुल के बात होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही एक ऐसा इसका रूप और स्वरूप है कि यहाँ कुछ मंत्री जो हैं वो अपनी एक अलग ही ऑरा के साथ काम करेंगे और जिसका सम्मान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ पूरी कैबिनेट करेगी। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने एक त्याग का भी, जो बीजेपी की एक निशानी है, एक त्याग के एटीट्यूड का भी परिचय दिया। कैलाश जी मध्य प्रदेश में मंत्री पद छोड़कर केंद्र में गए थे और दिल्ली में, आप समझते हैं, दिल्ली की राजनीति में जाना और वहां पैर जमाने की कोशिश आसान नहीं होती। पश्चिम बंगाल में उनकी भिड़ंत उस टीएमसी के उग्र कैडर से हुई जहां बड़े हमले भी होते हैं। प्रहलाद पटेल जी ने भी ये जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने, चाहे अभी जो उनके पास विभाग था, जल शक्ति की हम बात करें या खाद्य प्रसंस्करण की, या उसके पहले पुरातत्व और पर्यटन की बात करें, उन्होंने जबरदस्त काम किया। राकेश जी एक प्रशासक के तौर पर बेमिसाल हैं और तमाम जो चेहरे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक अलग किस्म का कैबिनेट है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं फिर कहूंगा कि इसमें काम करने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, जय नागड़ा साहब भी जुड़े। जय नागड़ा साहब, बड़ी बात यह भी कि 12 के लगभग इसमें जो दिखाई दे रहा है, मतलब 1 दर्जन नए चेहरे हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी ज्यादा तादाद में नए चेहरे होंगे। बीजेपी चौथी पीढ़ी की बात भी हम करते रहे, लेकिन नया परिवर्तन कर नए लोगों को मौका देकर आखिर क्या संदेश। ये भी मैं बता दूं कि करीब इसमें 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से कम है। जी जी बिल्कुल, जय नागड़ा जी सबसे कम उम्र की प्रतिभा बागरी हैं। जी 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 जी। और आपने ये भी कहा था कि राजनीति में 50 तक उम्र तक या 60 उम्र तक युवा ही कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति है।
अलग विभागों की बात अलग चीजें रहती, जैसे कि आप कह रहे थे शरद जी। जी, आपकी ये बात मेरा मनोबल बहुत बढ़ाती है और मैं युवा हो जाता हूँ। हमारी बहुत स्थिति स्पष्ट है कि जो भी निर्णय होंगे वो पार्टी हाईकमान से होंगे, मोदी जी, अमित शाह या नड्डा जी से के ही निर्देश में सारी चीजें। इसलिए इस समय कोई दावेदारी कि आपको ये मंत्रालय चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए, एक अनुशासन एक अलग तरह का यहाँ पे दिखेगा। आप जो मिलेगा लोग उसमें अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म करेंगे और कैसे आप मोदी जी और अमित शाह की गुड बुक में बने रहे, ये प्रायोरिटी होगी मुझे लगता है, बजाय इस बात के कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिले। एक अनुशासन एक अलग तरह का आएगा। दूसरा, एक बीजेपी ने जो बड़ा संदेश जो दिया है मुख्यमंत्री के रूप में, वो लगता है कि जब हम एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े पद पे पहुंचा सकते हैं और बड़े पद वाला भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करने को तैयार है, तो ये मानसिकता उन्होंने सबके लिए तैयार कर दी है और इस समय कोई ये स्थिति नहीं बनेगी। और देखिए, यदि चूंकि पार्टी लगातार जीत रही है मोदी जी, शाह जी साहब के नेतृत्व में, तो इसलिए इनके सामने तब तक ये चुनौती नहीं है जब तक कि कोई पार्टी में रिवर्स गियर नहीं लगता। जिस दिन पार्टी को कहीं पिछड़ने लगेगी तब जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन जब तक ये जीत का जो अश्वमेध जारी रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठेंगे और अनुशासन ये इस तरह से बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि चाहे विभागों का बंटवारा हो, देखिए आप कद से देखें तो निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर जी काफी बड़े उसमें रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी, लेकिन उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, पार्टी हाईकमान के हर आदेश को तुमने मानने के लिए। बिल्कुल, जयनगड़ा साहब बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपकी तरफ लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी ने धर्मेंद्र से बात की है। इस समय क्या कहना है धर्मेंद्र लोधी का? ये भी पहली बार मंत्री बने हैं। धर्मेंद्र लोधी जी, धर्मेंद्र लोधी क्या कह रहे हैं जरा सुन ले। धर्मेंद्र लोधी राजभवन से मंत्री पद की शपथ लेकर धर्मेंद्र लोधी निकले हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। सर, एक पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेती है और बड़ा बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। तो निश्चित रूप से ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कार्यकर्ता के रूप में लगातार आप लोग काम करते रहते हैं, कभी मन में विचार आया कि हाँ धर्मेंद्र लोधी भी मंत्री बनेंगे? मन में विचार तो नहीं आया, लेकिन पार्टी जो निर्णय करती है अनुशासन सिपाही के नाते हम सब लोग वैसा कार्य करते हैं जो जिम्मेदारी पार्टी देती है। अभी प्रोफाइल तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी किस तरीके से आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी क्षेत्र की जनता के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए? अब प्रदेश की जनता के लिए प्रायोरिटीज क्या होगी तो अभी तो विभाग तय हो जाए कौन सा मिल रहा है, तो उसके बाद अपन तय करेंगे। और क्षेत्र की जनता के लिए तो ये बड़ी सौगात है ही, जबेरा विधानसभा के लिए। तो पिछली बार हमने संकल्प लिया था घर घर पानी पहुंचाना, वो संकल्प पूरा हो गया। इस बार हमारा संकल्प है हर खेत में पानी पहुंचाना किसान के। तो बिल्कुल ये संकल्प है जबेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी का, जिन्हें हाल ही में मंत्री बनाया। इनका कहना है कि घर घर पानी पहुंचा दिया है, अब हर खेत में पानी पहुंचाना उनकी प्रायोरिटी। चलिए, इस वक्त सीधी रंजना जोड़ रही हैं। रंजना क्या बात कर रही हैं, शायद सीधी तस्वीरें आप देखिए। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कृष्णा गौर के घर के बाहर की ये तस्वीरें। मंत्री बनने के बाद क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? आपका धन्यवाद। आज मंत्री पद की शपथ लेते ही एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने मुझे दी है और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व मुझे सौंपेंगे उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करते हुए उनकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरूं। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान किया है, आपके क्षेत्र की महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं को लेकर आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी जिनको आप निभाना चाहेंगी और आपको लगेगा कि उन महिलाओं के लिए काम आपको करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपने निर्णयों से इसे साबित भी किया है। राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ये कोशिश, ये प्रयास मेरी पार्टी का हमेशा रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी मैम? पहली प्राथमिकता क्या काम आप करेंगे? देखिए, जो भी, क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा होगा,
जो भी दायित्व, जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ, सुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। हमारे साथ कृष्णा गौर है, जिन्होंने यही कहा कि जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनका निर्वहन पूरे तरीके से करेंगी और महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, वंसली न्यूज। तो हमारी सहयोगी रंजना दुबे जो कि कृष्णा गौर ने वहां की तस्वीरें भी दिखाई और साथ ही साथ उनसे पूछा तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने की बात कृष्णा गौर ने कही है। तो हमारे साथ देवदत्त जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये हम लगातार कह रहे थे, इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्या आपको लगता है जो 29 लोकसभा है उनको एक एक लोकसभा को प्रतिनिधित्व देने के जो कयास हमारे लगाए जा रहे थे, क्या वो वाकई साधा गया है या उनके आसपास के क्षेत्रों को देखा गया है? देखिए, उसमें अधिकतम ऐसा उन्होंने जो जिस तरह से दिख रहा है, सभी लोकसभा से तो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जहां अधिकतम सीटें भाजपा जीत चुकी है, जैसे आप बैतूल से देखें सभी सीटें जीती है, होशंगाबाद और हरदा, जिन सीटों लगातार सब सीटें जीती है, वहां प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। आप कई जगह ज़्यादा हो गया है, जैसे दमोह छोटा जिला है लेकिन 2 हो गए लोकसभा क्षेत्र से, और खजुराहो से चूँकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा है तो वहाँ एक ही बने, चंदला से दिलीप अहरवार, और सागर लोकसभा से गोविंद राजपूत बने। इसी तरह भोपाल में आप देखें 2 हो गए, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग। तो पार्टी एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी ये बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया है वो देखेंगे, और जो छूट गए हैं उनको ही भूमिका देके इन क्षेत्रों में जवाबदारी सौंपेंगे। जैसे भूपेंद्र ठाकुर सागर लोकसभा देखेंगे, गोपाल भार्गव दमोह लोकसभा देखेंगे, इनके लिए कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह प्रभुराम चौधरी ये विदिशा लोकसभा देखेंगे। ऐसे जो नेता रह गए हैं, सीता सन शर्मा है, वो होशंगाबाद में रहेंगे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो आगे की रणनीति बनाई होगी वो बाद में खुलासा होगा। जैसे जब मुख्यमंत्री के लिए ये नाम जो दिल्ली से आए थे यहाँ लड़ने के लिए, जिनके नाम चल रहे थे, जब वो नहीं बनाए गए थे तब एक लगा था कि अब इनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन धीरे धीरे सबको एडजस्ट किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो पार्टी में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब किसकी भूमिका किधर है, किस फील्डिंग में, जैसे खिलाड़ी कोई कैप्टन सेट करता है किस पॉइंट पे, ऐसी पार्टी की चलती रहती है। आपके अंदर यदि दक्षता है, क्षमता है, तो पार्टी उसका पूरा उपयोग करती है। उसके लिए किसी को लोकसभा क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता, किसी की अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी पकड़ होती है। कई लोग अन्य क्षेत्रों में जाके भी अच्छा काम कर लेते हैं, तो वो लोकसभा तो उनको 29 जीतना है। अब छिंदवाड़ा से अभी कोई मंत्री नहीं बना, लेकिन छिंदवाड़ा उनके टारगेट पे है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो आसपास के नेता हैं उनको जवाबदारी दी जाएगी कि वो छिंदवाड़ा को जिता कर लाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित। और देखिए शरद जी से मैं एक बात जरूर समझना चाहूंगा कि ये जो मंत्रिमंडल है इसमें 12 शरद जी ओबीसी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, 9 के लगभग सामान्य, बाकी 4 एससी और एसटी। तो जातिगत समीकरणों की बात हम पहले भी किए हैं, लेकिन क्या ओबीसी को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती रही है, ज्यादा मौका देना ये बताता है कि लोकसभा की तरफ बढ़ना है बीजेपी को? देखिए, बात भले ही जातिगत जनगणना की कांग्रेस करती है और उसके जवाब में मोदी जी ये कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और एक मेहनतकश तबका है, समाज का वंचित वर्ग है। वो कहते हैं मेरे हिसाब से देश में ये 4 जातियां हैं और हमें इन्हीं के उत्थान के लिए काम करना है, महिला, किसान, युवा और समाज का वंचित वर्ग। लेकिन जातिगत समीकरणों का ध्यान चुनावी समीकरण में रखना बहुत आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश की आबादी आप देखिए, 50% से कुछ अधिक ओबीसी यहाँ निवास करते हैं। तो क्षेत्रवार और जातिगत समीकरणों को संतुलित करते हुए सबसे अधिक स्थान ओबीसी को देना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक मैं चौंकाने वाला परिवर्तन देख रहा हूं बीजेपी में कि वो सवर्णों को अवसर दे रही है, क्योंकि बीच में ये बात सभी राजनीतिक दलों में उठी कि सवर्णों के लिए कोई अवसर नहीं है। आप देखें अगर इस मंत्रिमंडल में, तो उसके बाद मुझे लगता है कि 9 संख्या जो आप बता रहे हैं, ये संख्या काफी अधिक मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि सवर्ण राजनीति के लिए ये माना जाता है कि उसका सर्वश्रेष्ठ समय अब नहीं है। लेकिन बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में न सिर्फ एक राज्य में सवर्ण मुख्यमंत्री दिया, बल्कि आप ये भी देखें कि डिप्टी सीएम बनाया विजय शर्मा जी को छत्तीसगढ़ में और राजेंद्र शुक्ल जी को मध्य प्रदेश में।
तो चाहे ब्राह्मण हो या अन्य सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरफ भी फोकस कर रही है। ये उसकी जातिगत इंजीनियरिंग का एक अलग मॉडल मैं देख रहा हूं जी। सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहेंगे। जी जी बिल्कुल। देवदत्त जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो जातीय समीकरण है पार्टी उस हिसाब से नहीं ले रही। जैसे आप ओबीसी की कांग्रेस बात कर रही थी, लेकिन आप देखें कि प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में 4 लगातार मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से, आप उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। तो ये बहुत अंदर से आप देखेंगे कि किस जाति को कब कितना प्रतिनिधित्व मिला है। जैसे लोधी वर्ग से उमा भारती मुख्यमंत्री रह चुकी, प्रहलाद पटेल केंद्र मंत्री अभी मंत्री बने, तो उन्होंने यादव मुख्यमंत्री बनाया। तो ओबीसी में भी वो जातियाँ जो विभिन्न बड़े वर्ग की जातियाँ हैं, यादव, लोधी, कुशवाहा, उनको, कुर्मी को, जैसे अभी दमोह में एक पथरिया से कुर्मी लखन पटेल को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है। तो इस तरह से नारायण कुशवाहा को ग्वालियर से बनाया। तो वो जो जातियों की इंजीनियरिंग है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो जिस प्रयोग को अमित शाह जी ने आपने देखा पहली बार वहाँ किया था उत्तर प्रदेश में, जब वो 300 से ज़्यादा सीटें जीत के लाए थे। तो वो जो इंजीनियरिंग है वो, और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए तो कहा भी जाता था कि वो एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है ब्राह्मणों को जो है टिकट दे रही है। और आज ही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का भी कुछ उनकी पार्टी की तरफ से भी कुछ आया है कि वो ब्राह्मणों को तरजीह देंगे अभी, क्योंकि यहाँ यादव मुख्यमंत्री बना दिया है। तो फिर आगे सोशल इंजीनियरिंग सब पूरा बदलता जा रहा है पूरा देश में। अभी भी ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और जिनको नहीं दिया उनको आगे दिया जाएगा। जैसे राजस्थान में देखो आप, मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से बनाए हैं। और मुझे लगता है कि वो उनकी जो रिसर्च चलती रहती है कि कब कौन सी जाति के प्रति क्या भाव है पार्टी का है, पार्टी के प्रति उनका है, वो वैसे मोहरे और वैसे जमावट करते हैं। तो ये इसी कारण वो विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, शून्य से शिखर पर पहुंची। और उसमें कभी किसी को ये नहीं लगता कि आज नहीं मिला तो कल नहीं मिलेगा। सबकी भूमिकाएं तय होती हैं, सबके लिए अलग अलग काम होते हैं, बदलती रहती हैं। उनको कब क्या अवसर दिया जाना, सबका उपयोग करना है, सबकी दक्षता और क्षमता को देखना है। अब अन्य दलों में होता तो बहुत आश्चर्यजनक ये घटना मानी जाती कि यदि कोई लगातार 9 बार चुनाव जीत रहा तो उसको मंत्रिमंडल में क्यों नहीं स्थान दिया गया, या जो पिछले मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे उनको क्यों नहीं स्थान दिया गया। तो ये पार्टी में, जब मैंने कहा ना, जैसे राजेंद्र शुक्ला जब मंत्री नहीं बनाए गए थे, आखिरी के आपने देखा चुनाव के 2-3 महीने पहले ही मंत्री बनाया और फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो कभी किसी के लिए रास्ते बंद नहीं होते। बस आप पार्टी के प्रति समर्पित रहिए, पार्टी के प्रति दक्षता क्षमता बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए पार्टी से, तो आपकी उपयोगिता पार्टी समय समय पर करती रहेगी। जय नागड़ा साहब, नए चेहरों की जो बात पहले भी मैं आपसे कर रहा, देखिए दोनों दलों ने नए चेहरे का इस्तेमाल किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की भी कमान अब नए चेहरों यानी युवा चेहरों के पास में है। और यहाँ भी दर्जन भर के लगभग, शरद जी भी शायद दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे, नए चेहरे दिखाई दे रहे। राजनीति तो बदल रही है लेकिन अपने साथ चुनौती लेकर भी आ रही होगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों समझ चुकी है कि हमें नई राय, नया रास्ता तय करना पड़ेगा? मनोज जी, ये बात सही है कि हर पार्टी को अपना एक सेकंड लाइन तैयार करनी होती है, और यदि ये तरीके से तैयार होती है तो आगे तक की आपकी लंबे रास्ते आपके लिए खुले रहते हैं। और शायद पार्टी की यही रणनीति है कि आप अपना नया कैडर भी तैयार करें पुराने लोगों के साथ। और बीजेपी में एक अच्छी बात यह है कि वहां पर आप हर व्यक्ति, जैसे हम महाराष्ट्र का उदाहरण देखें, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वो अपने आप को कंफर्टेबल है। पहली बार जब बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री बना तो देखने वाले को असहज लगा, लेकिन पार्टी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। तो वहां पर अब इनको, और धीरे धीरे जैसा पार्टी जब कंफर्टेबल हो गई, नेता कंफर्टेबल हो गए, तो जनता भी इस बात के लिए शायद मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि कोई मुख्यमंत्री भी रह सकता है और बाद में वो मंत्री भी बन सकता है। तो ये जो पहले हम सोचते थे कि किसी का आप जी जय नागराज जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। और हम बताते मोहन मिनिस्टर जो जितने बने हैं मंत्रिमंडल में 10 विश्लेषण कौन कौन से, क्या अलग अलग चीजें निकलकर सामने आए, एक एक करके बताएंगे आपको। देखिए, पहली बार जीतकर आए 6 विधायक जो जिनको मंत्री बनाया गया है। दूसरा, सिंधिया समर्थक 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सिंधिया समर्थक 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया, देखिए बड़ी बात। और पिछली कैबिनेट के 6 विधायक मंत्री बने हैं।
उनमें से 10 आपको बता दें कि पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ का दबदबा देखा गया है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र से 6 विधायक मंत्री बने। ग्वालियर चंबल की बात करें, महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की, यहां से 4-4 नाम मंत्री पद के लिए आए। विंध्य क्षेत्र से 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो 18 नए चेहरे मोहन मंत्रिमंडल में दिखाई दिए और 5 महिलाओं को मंत्री पद की जगह दी गई है। तो देखिए 10 बड़े विश्लेषण आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये 10 बड़े विश्लेषण ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चीजों को, चाहे महिला की बात हो, आदि आबादी की, सिंधिया समर्थक की बात हो, लेकिन शरद जी, प्रभुराम चौधरी जैसे सीनियर लीडर, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कहीं भारतीय जनता पार्टी, अब तो सब बीजेपी के हैं, कोई किसी का समर्थक नहीं है क्योंकि दूसरा चुनाव लड़कर वो जीत गए, फिर भी गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर बहुत सीनियर लीडर हैं, लगातार सिंधिया के साथ खड़े भी दिखाई दिए और सिंधिया उनके साथ खड़े नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये बता पाने में सिंधिया सफल रहे या कांग्रेस तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, जो यहां आता है उसका इसी तरह से समावेश किया जाता है? शरद जी। मनोज जी, देखिए, जब आप 163 के जनादेश से जीत कर आते हैं तो और आपके अधिकांश बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनाव जीत जाते हैं, तो आपके लिए 33 लोगों को चुनना आसान नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती थी कि अब एक तो दिग्गज नेताओं की केंद्र से मध्य प्रदेश में वापसी है और इसी के साथ प्रचंड जनादेश है और आकांक्षी कार्यकर्ता तैयार है कि साहब हमारी बारी कब आएगी। उसने इसी सवाल को सुना, हमारी बारी कब आएगी। बाकी तो सब बारी 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 चलते रहे, हमारी बारी कब। अब इस सवाल को या तो वो अनसुना कर देते और फिर उसी ट्रेडिशनल थॉट पे आगे बढ़ते और उसी ट्रेडिशनल पारंपरिक मंत्रिमंडल को रख देते, जिसको देखकर आप कहते हैं कि हाँ सारे संतुलित हुए साहब, सारे वरिष्ठ लोग हैं, 1-2 नए चेहरे हैं, आगे और जगह मिल सकती है। लेकिन बीजेपी ने इस सवाल को चुना जो कठिन सवाल था, लेकिन हाँ उसका तरीका था। प्रभुराम चौधरी भी सहमत हुए होंगे और तमाम वो नेता, जैसा जय जी भी कह रहे हैं, जब बड़े दिग्गज नेता जिनका कद बहुत बड़ा था, बड़ी जिम्मेदारी के लिए था, मुख्यमंत्री पद से ऊपर था, वो भी अगर मध्य प्रदेश में पार्टी के मन को भांप कर और स्वेच्छा से कैबिनेट मंत्री पद के लिए काम करने के लिए तत्पर हुए हैं, तो यहाँ पार्टी फर्स्ट है, मध्य प्रदेश और देश फर्स्ट है। सबसे पहले देश और मध्य प्रदेश, उसके बाद पार्टी। तो ये मैसेज बहुत साफ है बीजेपी में कि आपको ये करना है क्योंकि यही हम सबके हित में है। अब व्यक्तिगत प्रत्याशा, व्यक्तिगत चीजें लेकर आगे बढ़ने का समय नहीं है। हमें लोकसभा जीतना नहीं है, हमें 2028-29, उसके बाद 35-36, 35-36 के बाद 42-43, ये तमाम चीजें लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल जय जी, देखिए जैसे कि बात शरद जी कर रहे थे कि संतुलन अक्सर देखा जाता है, हम लोग भी, हमारी नजर भी इसी पर रहती है कि देखिए कितना मंत्रिमंडल संतुलित है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो रिस्क उठा सकती है, रिस्क लेने की क्षमता रखती है और अपने जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की क्षमता भी रखती है, उनको उनके कद के अनुसार काम देने की क्षमता भी रखती है? क्या कहें? जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। देखिए ये हम लोग सोचते हैं कि आप केंद्र में मंत्री हैं और आप प्रदेश में मंत्री हो गए तो आपका डिमोशन, शायद पार्टी ये नहीं सोचती। अब आप यदि क्रिकेट की तरफ मैं थोड़ा सा जाऊं कि हमने सचिन तेंदुलकर को महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में खेलते देखा है, हमने धोनी को विराट कोहली की कैप्टनशिप में खेलते देखा है, लेकिन आप इससे कहीं न धोनी का कद कम हुआ है न सचिन तेंदुलकर का। शायद पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे लिए जीतना महत्वपूर्ण है। तो ये अब आप जब हम क्रिकेट में नहीं देखते कि कौन बड़ा खिलाड़ी है कौन छोटा है, सचिन अपनी जगह है, धोनी अपनी जगह है और विराट कोहली के टीम में कई खिलाड़ी हैं जो कभी कप्तान भी बनते हैं और कभी एक साधारण खिलाड़ी बनकर के। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उस स्ट्रेटेजी की तरफ जा रही है, क्योंकि पार्टी में अभी हम लोग क्योंकि देखते हैं कि किसी का डिमोशन हो गया कि आप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये उन्होंने एक टीम लीडर पे छोड़ दिया कि आपको जिसको जिस पोजीशन पे खिलाना है आप खिलाइए, हम जहां पर है आप यदि हमको
फील्डिंग कराएंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप बॉलिंग देंगे, चाहे बैटिंग देंगे, चाहे चलिए जय नागड़ा साहब, बिल्कुल समय अब इजाजत नहीं दे रहा। देवड़ा जी, वो चलते चलते देवदत्त जी, ये जो जादू है जिसकी तरफ शरद जी भी कह रहे हैं, जय नागड़ा जी भी कह रहे हैं, ये कौन सा जादू है जो एकदम सब एडजस्ट हो जाते हैं? सीनियर आकर ये अनुशासन के पाठ पढ़ लेता है या अनुशासन की राह पर चल पड़ता है, ये कौन सा मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है जिसका संघ का भी नियंत्रण रहता है। तो उसमें कोई पार्टी में आप देखें कि आज सिंधिया 6 मंत्रियों और 18 विधायकों के साथ आ गए थे, लेकिन भाजपा में कौन किसके साथ जाएगा? उमा भारती जब 173 विधायक लेकर जीती थी तब वो गई थी पार्टी छोड़कर, तो वो उनके साथ कोई विधायक नहीं गए थे। तो मुझे लगता है कि पार्टी में जो अनुशासन है, पार्टी में जो बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो एक संगठन की जमावट है, उसके आधार पर पार्टी काम करती है। यही कारण है कि वो सबको उसकी भूमिका के अनुसार जब अवसर मिलता है तब काम देती है। हालांकि भीड़ इतनी बड़ी हो गई, पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि सबके लिए एक साथ काम खोजना बड़ा मुश्किल का काम। चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बीजेपी का नारा बाकी जगह दिखाई देता है, लेकिन पार्टी के भीतर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही देवदत्त जी, जय नागड़ा जी, ललित। और ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जैसा मैं कह रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये प्रयास आगे चल के भी सफल होगा, ऐसा दिखाई देता है। और ये दूसरी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर कोई 3-3 राज्यों में चुनाव जीत रहा है और किस तरह से आगे अपना संतुलन स्थापित करने में जुटा हुआ है, तो दूसरी पार्टियां भी इससे बहुत कुछ सीखेंगी। बीजेपी भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मोहन के मिनिस्टर आज हमने दिखाया